स्वागत है दोस्तों आपका नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी की तैयारी में। आज हम लोग इसी क्रम में देखेंगे राष्ट्रभाषा हिंदी। पिछली कक्षा में हम लोगों ने राजभाषा हिंदी देखा था, परंतु आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं उसको पहले आप लोग समझ लें बढ़िया से कि राष्ट्रभाषा से तात्पर्य किसी देश की उस भाषा से है जिसे वहाँ के अधिकांश लोग बोलते हैं तथा जिसके साथ उनका सांस्कृतिक और भावात्मक जुड़ाव होता है। राष्ट्रभाषा की क्या कसौटियाँ हो सकती हैं? तो वह भाषा देश के सभी या अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जा सकती हो। वह भाषा राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत हो या फिर उसको धारण करने में सक्षम हो, अर्थात देश के विभिन्न सांस्कृतिक पक्षों की अभिव्यक्ति उसमें हो पाती हो। उसका शब्द भंडार इतना व्यापक हो कि देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित शब्दावली उसमें शामिल हो सके। उस भाषा का व्याकरण सरल होना चाहिए ताकि देश के अन्य हिस्सों के निवासी यदि उसे सीखना चाहें तो सीखने की प्रक्रिया कठिन ना हो। उसका ध्वनि संरचना व्यापक तथा लचीली होनी चाहिए। उसकी लिपि भी राष्ट्रीय लिपि होनी चाहिए, अर्थात ऐसी लिपि जिसमें देश की सभी भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले ध्वनि संकेत लिखे जा सकते हों। उस भाषा में साहित्य की रचना व्यापक और विभिन्न क्षेत्रों में रचा गया हो। उस भाषा ने राष्ट्र के प्रमुख आंदोलनों में सक्रिय सहभागिता की हो, अर्थात सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई हो। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हिंदी के अंतर्गत, अर्थात हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में निर्धारित किया जाए तो उसके अंदर ये सारी कसौटियाँ लगभग हैं। जिस प्रकार की बात करें तो हिंदी भाषा देश के सभी या अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है, ठीक है, बोली जाती है, और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को धारण भी करती है। क्योंकि आप देख लें जो अधिकांश जो होता है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या फिर कोई भी पर्व हो, नेशनली हो या फिर क्षेत्रीय हो, कहने का अर्थ है इंडिपेंडेंस हो, स्वतंत्रता दिवस हो या फिर लोकतंत्र दिवस हो, कोई भी जो पर्व होता है वह हिंदी में काफ़ी ज़्यादा अभिव्यक्त होता है। हिंदी के गानों के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से वहाँ पर हिंदी का काफ़ी प्रयोग होता है। उसका शब्द भंडार बहुत व्यापक है। किसका शब्द भंडार व्यापक है? तो हिंदी का शब्द जो है शब्द भंडार बहुत व्यापक है। शब्दावली, उसका डिक्शनरी बहुत लंबा है। उस भाषा का जो व्याकरण है, अर्थात किस भाषा का, हिंदी की जो व्याकरण है वो काफ़ी सरल भी है ताकि लोग उसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। उसका ध्वनि संरचना भी काफ़ी लचीली है, जिसके कारण से होता क्या है कि कोई भी दूसरे भाषा के साथ उसका अर्थ काफ़ी मिलता जुलता है। इस प्रकार से हम हिंदी को एक नज़रिए से देख सकते हैं कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी संभव हो सकता था। परंतु आगे इसकी स्थिति को देखते हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की ऐतिहासिक यात्रा क्या रही? इतिहास में इसकी क्या स्थिति रही? क्यों नहीं बन पाया हिंदी? क्या कारण रहा? आदिकाल और भक्तिकाल का साहित्य सिर्फ हिंदी प्रदेशों में ही नहीं अपितु हिंदीतर प्रदेशों में भी रचा गया है। आप अगर देखेंगे तो हिंदी जो क्षेत्र है वह उत्तर भारत में है, जबकि पूर्वी क्षेत्र आप चले जाएं या फिर दक्षिणी क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ पर भी हिंदी की रचना काफ़ी हुई है प्राचीन भारत में। हमारे देश के सामाजिक विकास में दो आंदोलनों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। कौन कौन से वो आंदोलन हैं? आप हिंदी के विद्यार्थी अच्छी तरह से जानते होंगे। भक्ति आंदोलन और दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन। और ये दोनों आंदोलनों में हिंदी की काफ़ी भूमिका रही है। लोगों को ज्ञान, चाहे वो ज्ञान धर्म से हो या फिर स्वतंत्रता से हो। स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रवादी प्रवृत्तियाँ उभरने लगी थी। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 1953 ईस्वी के बाद आज तक राष्ट्रभाषा का मुद्दा कभी प्रभावी ढंग से उठ नहीं सका है, जिसके कारण से हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी है। हमारे देश में अकबर के समय से लेकर लगभग 3 शताब्दियों तक फारसी राजभाषा रही और सन 1833 के बाद से निचले स्तर पर उर्दू और उच्च स्तर पर अंग्रेजी राजभाषा रही, परंतु सारे देश की संपर्क भाषा हिंदी ही रही है। चाहे लोग किसी तरह से संपर्क करें अपने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तरीकों से, तो वो हिंदी का प्रयोग करते हैं। 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने
फोर्ट विलियम कॉलेज एवं सामाजिक धार्मिक नवजागरण ने राष्ट्रभाषा के विकास के रूप में हिंदी को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1936 ईस्वी में हिंदी वर्ग का आरंभ किया और काठियावाड़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति राष्ट्रभाषा प्रचार समिति नामक संस्था स्थापित की। 1918 में कांग्रेस के इंदौर अधिवेशन में गांधी जी ने अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी भी चाहिए। वे मानते थे हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है, अर्थात अगर हिंदी आ जाए तो स्वराज्य को कोई कोई उससे वंचित नहीं रह सकता है। अब इसके हिंदी राष्ट्रभाषा को लेकर के कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, बहुत सारे विद्वानों ने अपना मत प्रकट किए हैं। आप उन विद्वानों का मत को याद रखें, क्योंकि यूजीसी नेट के परीक्षा में काफ़ी बार इन मतों को दे दिया जाता है और ऑप्शन में 4 रहता है कि आप को लिखना ऑप्शन चुनना पड़ता है कि इसमें से कौन सा कथन कौन से महापुरुष का है। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, मेरी आँखें उस दिन को देखने को तरस रही है जब कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा अर्थात हिंदी समझने और बोलने लग जाएं। केशव चंद्र सेन कहते हैं, जो ब्रह्म समाज से बिलोंग करते हैं, हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। राजा राम मोहन राय क्या कहते हैं? वो कहते हैं, इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या कथन रहा? हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी से लिया जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण मन की रचना की है, उन्होंने कहा कि हमें उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है और जिसे स्वीकार करने के लिए महात्मा गांधी जी ने भी उनसे आग्रह किया है, वह हिंदी है। एनी बेसेंट, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वह कहते हैं भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। श्री राजगोपालाचारी कहते हैं, दक्षिण भारतीयों को पूरे भारत में सरकारी तथा व्यावसायिक नौकरियां पाने के लिए भी हिंदी बोलने, समझने और लिखने का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होगा। फादर कामिल बुल्के कहते हैं, हिंदी न केवल देश के करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक और संपर्क भाषा है, वरन बोलने और समझने वालों की संख्या की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थात तीसरी भाषा में आती है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र अर्थात हर स्थान पर समझा जा सके। सेठ गोविंद दास कहते हैं, हमारी देवनागरी इस देश की ही नहीं समस्त संसार की लिपियों में से सबसे अधिक वैज्ञानिक है। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, हिंदी का जो प्रहरी जिनको कहते हैं, वह कहते हैं, मैं हिंदी के प्रचार, राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह भाषा ऐसी हो जिसमें हमारे विचार आसानी से साफ स्पष्टता पूर्वक व्यक्त हो सके। राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे केवल एक जगह के ही लोग ना समझें, बल्कि उसे देश के सभी प्रांतों में सुगमता से पहुंचा सके। जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, कहते हैं, भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो रहे, जिन्होंने संविधान को लिखा, वो कहते हैं, हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा। बीबी गिरी कहते हैं, हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ है। श्रीमती इंदिरा गांधी कहते हैं, ये सभी भाषाएं भारत की सांस्कृतिक संपत्ति की समान उत्तराधिकारी हैं। ये भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं और इनमें से हिंदी भारत की राष्ट्रीय संपर्क भाषा
क्योंकि इस भाषा का परिवार सबसे बड़ा परिवार है। डॉक्टर शंकर दयाल वर्मा कहते हैं, हिंदी को जानना हमारा राष्ट्र धर्म है। सुमित्रा नंदन पंत लोकायतन में कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता जिससे सामूहिक मन, मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता जिससे सामूहिक मन, क्षेत्रविधि से उठकर ही हम कर सकते जन राष्ट्र संगठन। और इस प्रकार से रामविलास शर्मा का भी कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं, दक्षिण भारत में गांधी जी और उनके अनुयायियों अर्थात अनुयायियों या फिर सहयोगियों ने जितना हिंदी प्रचार किया उतना और किसी नेता, राष्ट्र, राजनीतिक पार्टी या सांस्कृतिक संस्था ने नहीं किया। आगे देखें तो यहीं तक रहा मित्रों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।